हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे लास्ट वीडियो में हम लोग ने मोहनजोदाड़ो के इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं हम इन वीडियोस में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ, वो मैंने आपको अच्छी तरह से डिटेल में बताया था। और उसके बाद हम मोहनजोदाड़ो में जो और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मिले हैं, जैसे ग्रेनरी है, स्तूप है, पिलर्ड हॉल्स है और ऑल्सो कॉल्ड असेंबली हॉल, इन स्ट्रक्चर्स को भी हम डिस्कस करेंगे डायग्राम की फॉर्म में। डायग्राम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि अगर आपके माइंड में डायग्राम बन गया है, पिक्चर बन गई है, तो आप उसको ईजिली एलाबोरेट कर सकते हो। और डायग्राम बनाने से डेफिनेटली आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं मेंस एग्जाम्स के अंदर। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था ग्रेट बाथ, उसको डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, अनदर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो, एंड दैट इज द कॉलेजिएट बिल्डिंग। कॉलेजिएट बिल्डिंग, जैसा कि इसके नाम से ही दिखाई दे रहा है कि इट इज अज्यूम दैट कुड बी ए कॉलेज ऑल्सो। तो कॉलेजिएट बिल्डिंग, एंड इसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है दैट इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ ग्रेट बाथ। दैट वाज द एंटायर layout of the Mohenjo-daro, and this Mohenjo-daro there was the great bath, and in the north east it is east, west, north and south। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है वो वहाँ पर हमें कॉलेजिएट बिल्डिंग मिल रही है। ये कॉलेजिएट बिल्डिंग है नॉर्थ ईस्ट में ग्रेट बाथ के मोहनजोदाड़ो में, एंड दैट वाज द कॉलेजिएट बिल्डिंग। सो जैसे ही आपके माइंड में आए कॉलेजिएट बिल्डिंग, आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको याद करने का तरीका ठीक है जैसे आपने याद किया हुआ है, लेकिन अगर आपके माइंड में फिगर आ जाती है कॉलेजिएट बिल्डिंग की, सुनते ही कॉलेजिएट बिल्डिंग को, तो आपको क्या रखना है कि एक 10 स्क्वायर मीटर का पहले एक ओपन कोर्टयार्ड एरिया आप देख लीजिए। दैट वाज द ओपन स्पेस। जैसे ही आपके माइंड में कॉलेजिएट बिल्डिंग आए तो एक ओपन स्पेस आ जाना चाहिए 10 स्क्वायर मीटर का, एंड दैट इज सराउंडेड बाय एन ओपनिंग, ए वॉल। उस वॉल के अंदर 13 ओपनिंग्स हैं, 1-3, और वो 13 ओपनिंग्स जो हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया है कि इधर दे कुड बी द विंडोज, वो विंडोज भी हो सकती हैं और डोर्स भी हो सकती हैं। तो फर्स्ट देयर वाज एन ओपन स्पेस। जैसे ही कॉलेजिएट बिल्डिंग लिखना हो आपको तो आपके माइंड में आए 10 स्क्वायर मीटर का स्पेस दैट इज सराउंडेड बाय ए वॉल, और उस वॉल के अंदर क्या है 13 ओपनिंग्स हैं और विंडोज या डोर्स के रूप में, एंड दैट इज सराउंडेड बाय 78 रूम्स। अब इस कॉलेजिएट बिल्डिंग लार्ज एरिया है इसका, 78 रूम्स भी मिले हैं इसके अंदर, एंड दिस 78 रूम्स एंड लॉन्ग कॉरिडोर्स हैं उसके अंदर। लॉन्ग कॉरिडोर्स मतलब लॉन्ग गलियारे, लंबा रास्ता जिसको बोलते हैं, कॉरिडोर्स हैं। तो दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेजिएट बिल्डिंग। और इस कॉलेजिएट बिल्डिंग को यूज़ किस लिए किया जाता था? फॉर द या तो प्रीस्ट का रेजिडेंस होता था ये, इट वाज द रेजिडेंस ऑफ द प्रीस्ट, जो पुजारी वर्ग जो होता था, जो हमने डिस्कस किया था कि रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो इट इज़ ऑल्सो सेड दैट who ruled this centralized rule of Indus Valley civilization? तो many scholars believe that the Indus Valley civilization को रूल किया या तो ट्रेडर्स ने रूल किया था या प्रीस्ट ने रूल किया था। तो प्रीस्ट जो थे हाई स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी थे दैट पर्टिकुलर टाइम ऑल्सो, एंड इधर कॉलेजिएट बिल्डिंग के अंदर या तो प्रीस्ट का रेजिडेंस था या फिर ये एक कॉलेज था। तो दैट वाज ए ब्रीफ ऑफ द कॉलेजिएट बिल्डिंग। आप इसके बारे में 5 to 7 और 8 to 10 सेंटेंस भी लिख सकते हैं, और अगर आप इस तरह से डायग्राम बना देंगे तो दैट विल बी वेरी मच ईजी एंड यू विल गेट मोर मार्क्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द मोहनजोदाड़ो, एंड दैट वाज द पिलर्ड हॉल। इस पिलर्ड हॉल, यहाँ पर ये पिलर्ड हॉल है मोहनजोदाड़ो का लेआउट में। इस पिलर्ड हॉल को ऑल्सो कॉल्ड एज असेंबली हॉल भी इसको बोला जाता है, एंड इट वाज एक्सकेवेटेड बाय इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट अर्नस्ट मैके ने इसको एक्सकेवेट किया। अब इसको याद करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि ये जो पिलर हॉल है इसके अंदर पहले एक 90 स्क्वायर मीटर का एरिया आप अपने माइंड में बनाएं कि देयर इज अ 90 स्क्वायर मीटर एरिया। जैसे हम लोगों ने कॉलेजिएट बिल्डिंग में देखा था कि 10 स्क्वायर मीटर का एरिया सराउंडेड बाय ए वॉल विथ 13 openings, and that further surrounded by rooms, 78 rooms. So that was all about the collegiate building का वो स्ट्रक्चर आपको याद हो गया। Now we have to discuss the pillared hall. Pillared hall में आप याद कीजिए उसका पूरा एरिया जो है वो 90 स्क्वायर मीटर का एरिया है, और उस 90 स्क्वायर मीटर के एरिया में जो बीच का जो एक नॉर्थ साउथ से नॉर्थ तक एक पेव्ड रास्ता बना हुआ है, ईंटों का रास्ता बना हुआ है, साउथ से नॉर्थ में उसका स्लोप है, और पूरा एरिया है 90 स्क्वायर मीटर का। अब ये 90 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है ये उसकी जो रूफ है वो किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर वो टिकी हुई है? तो वहाँ पर हमें पिलर्स मिले हैं, और जो पिलर्स हैं वो इसकी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये जो पिलर्स छोटे छोटे ब्लॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आप जूम करके देख लीजिएगा, तो ये जो पिलर्स हैं 20 स्क्वायर पिलर्स, स्क्वायर शेप में वो पिलर्स हैं,
इन 4 रोज, 4 रो में बने हुए हैं वो, जो हम एट प्रेजेंट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एट प्रेजेंट हम डिस्कस कर रहे हैं पिलर्ड हॉल, ऑल्सो कॉल्ड असेंबली हॉल। अब इस असेंबली हॉल को याद करते क्या मैप आपके माइंड में आना चाहिए कि उसके अंदर एक ओपन स्पेस है, जो उसका जो पूरा एरिया है वो 90 स्क्वायर मीटर का है। अब वो 90 स्क्वायर मीटर का एरिया और उसकी जो रूफ है वो 20 पिलर्स के ऊपर टिकी हुई है, बेस्ड ऑन 20 पिलर्स, और पिलर्स जो है वो स्क्वायर शेप के अंदर हैं, और एक रो के अंदर एक रो 4 रोज हैं, और एक रो में 5-5 पिलर मिलेंगे, और एक पिलर का जो हाइट और ब्रेड्थ है वो 5 फीट बाय 3 फीट की है। अब ये जो पिलर्स हैं, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप जूम करके देख लीजिए, 20 स्क्वायर पिलर्स इन 4 रोज, 4 रो में बने हुए हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में, और एक रो के अंदर 5 पिलर हैं, तो 5 इंटू 4 20 पिलर्स मिले हैं हमें यहाँ पर, और एक पेव्ड रास्ता मिला है। अब इसको हम कहाँ पर यूज़ करते थे, इसको हम यूज़ करते थे कलेक्टिव प्रेयर के लिए या मीटिंग के लिए या डिस्कशंस के लिए। तो इंडस वैली के पीपल के लिए को अगर कोई कलेक्टिव मीटिंग करनी होती थी तो वो पिलर्ड हॉल या असेंबली हॉल का यूज़ करते थे। तो दैट वाज द डायग्राम ऑफ दिस पिलर्ड हॉल, जहाँ पर पहले आपको क्या देखना है, 90 स्क्वायर मीटर का एरिया है, और उसमें एक रास्ता बना हुआ है, साउथ से स्लोप है, नॉर्थ की तरफ जाते हुए पेव्ड रास्ता है, पेव्ड मतलब ईंटों का बना हुआ रास्ता है वो। उसके साथ साथ इसमें जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है वो है इसके 20 पिलर्स, और ये 20 पिलर्स में से सिर्फ 2 पिलर्स बचे हुए हैं अभी, जो हमें वहाँ पर ठीक से दिखाई देते हैं, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द जो पिलर्स हैं वो 4500 ईयर्स अराउंड के अंदर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो आउट ऑफ द 20, हाँ उनके कुछ निशान बचे हुए हैं, इसी के बेस पर हमें पता चलता है कि हाँ पे 20 पिलर्स थे, लेकिन 2 पिलर्स अभी प्रिजर्व्ड है। तो इतना अगर आप लिख देते हैं, इफ़ यू गेट ए क्वेश्चन, अगर यूपीएससी पूछता है आपसे कि डिस्कस द आर्ट एंड आर्किटेक्चर और द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और द इंपॉर्टेंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ द मोहनजोदाड़ो, तो आप डायग्राम बना लीजिएगा, लास्ट वीडियो में मैंने दिया हुआ है, आप उसमें ग्रेट बाथ देख लीजिए, ग्रेट बाथ के बाद कॉलेजिएट बिल्डिंग, और कॉलेजिएट बिल्डिंग के बाद पिलर्ड हॉल। अगर आपने डायग्राम बनाकर इसको डिस्क्राइब कर दिया तो चेकर के ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है कि स्टूडेंट ने इस चीज़ को प्रॉपरली समझा हुआ है, सिर्फ क्रैम नहीं किया हुआ। और एक फ़ायदा, दूसरा फ़ायदा आपको इसमें हो जाएगा कि जैसे ही आपके माइंड में डायग्राम होगा तो उसको आप एलेबोरेटली पेपर के ऊपर एलेबोरेट कर दोगे, उसमें आपको क्रैम रटना नहीं है, और ना ही आप कन्फ्यूज़ होगे। कई बार क्या होता है, कॉलेजिएट बिल्डिंग की जगह स्टूडेंट पिलर्ड हॉल लिख देते हैं, पिलर्ड हॉल की जगह असेंबली हॉल पिलर्ड हॉल एक ही चीज़ है, और उनको इंटरचेंज कर देते हैं। तो उसमें आपको करना सिर्फ क्या है, कॉलेजिएट बिल्डिंग जैसे ही आया तो कॉलेजिएट बिल्डिंग आते ही आपके माइंड में 10 स्क्वायर मीटर का एरिया सराउंडेड बाय ए वॉल, और उस वॉल में 13 ओपनिंग है, और सराउंडेड बाय 78 रूम्स, दैट्स ऑल, दैट इज ऑल अबाउट द कॉलेजिएट बिल्डिंग। इसी तरह से पिलर्ड हॉल में क्या आएगा, पिलर्ड हॉल में सिर्फ आप एक एरिया याद रखिए, 90 स्क्वायर मीटर का एरिया है, और उसके चारों तरफ पिलर्स लगे हुए हैं, और एक पिलर 5 बाई 3 का है, 5 फीट बाई 3 फीट का पिलर है, 90 स्क्वायर मीटर का टोटल एरिया है, और उसके अंदर एक पेव्ड वे है। इस तरह से अगर आप याद रखते हैं तो आपको, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री के 51 टॉपिक्स हैं, और हर टॉपिक के आप सब टॉपिक्स बना लीजिए तो 1000 से ऊपर चले जाएंगे। इंडस वैली के अंदर ही अगर आप साइट्स को ही देख लो तो साइट्स कितनी ज़्यादा साइट्स हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, राखीगढ़ी, लॉन्ग लिस्ट ऑफ साइट्स है। कितना आप याद करेंगे, कितना आप माइंड में रिटेन कर पाएंगे। तो इसलिए डायग्राम्स का बनाना बहुत ज़रूरी है, उसमें पिक्चर आपके माइंड में है तो उसको आप इजीली एलोबरेट कर देंगे। 51 टॉपिक्स का मतलब होता है, आप सिलेबस खोल के देखिए तो एक टॉपिक में से कितने काउंटलेस सब टॉपिक्स भी बन जाएंगे। तो 1000 प्लस टॉपिक्स आपको, अगर एक साल की प्रिपरेशन आप करते हो तो कितना टाइम आपको मिल रहा है, और रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स भी हैं, और रेस्ट ऑफ द सिलेबस भी है, जीएस भी है, तो आप कैसे करेंगे। तो डायग्राम अप्रोच रखिए, मार्क्स गुड मिलेंगे, आपको याद जल्दी हो जाएगा, वन थिंग। सेकेंडली, जो आपने थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरी में मान लो A4 साइज की शीट पे आपने 200 वर्ड्स या 175-180 वर्ड्स उसके अंदर आते हैं अगर आप प्रॉपरली बैठ के लिखते हैं, और अगर थोड़ी स्पीड से लिखेंगे तो वर्ड्स कम हो जाएंगे। तो अगर मान लो आपने 170 वर्ड्स आ गए आपके एक A4 शीट के ऊपर, तो उसमें जो लेफ्ट साइड मार्जिन होता है, उन 170 वर्ड्स में से 12 to 15 अराउंड समथिंग वर्ड्स आप सेलेक्ट कर लीजिए जो एक दूसरे से लिंक्ड हों, और उन वर्ड्स को आप जो लेफ्ट साइड मार्जिन है उस पर लिख लीजिए। और उसको, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा होगा, कितनी चीज़ें आप रिवाइज कर पाएंगे, कितने टाइम में रिवाइज कर पाएंगे, डेली रिवीजन इम्पॉसिबल। तो उसमें होगा क्या, फोर्टनाइटली या वीकली या 5 दिन में या 10 दिन में जो आपने A4 पे जो आपके 200 वर्ड्स लिखे हुए हैं या 170 वर्ड्स लिखे हैं, उसमें से आपने 15-18 वर्ड लिख लिए। अब उन वर्ड्स को आप क्रैम करते चले जाइए, वो वर्ड्स जो होंगे वो इंटरलिंक्ड होंगे,
जैसे ये A4 साइज का शीट है मान लीजिए, तो फर्स्ट वर्ड यहाँ से स्टार्ट किया आपने, यहाँ तक खत्म हो रहा है, तो उस पूरे पेपर में से आप 15 to 20 वर्ड्स निकाल लो और उनको साइड में लिख लो जो मार्जिन होता है, और उन वर्ड्स को क्रैम कर लो। उन जैसे ही वर्ड्स क्रैम होंगे, आपने फर्स्ट वर्ड से सेंटेंस बनाया, सेंटेंस खत्म होने से पहले आपके माइंड में सेकंड वर्ड आ जाएगा, सेकंड वर्ड से सेंटेंस बन जाएगा। तो इससे आपका और थर्ड फोर्थ इस तरह से पूरा पेज आपको याद हो जाएगा, और विद डायग्राम, देन यू विल गेट द गुड मार्क्स। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं आपको इसकी जो बची हुई पोर्शंस हैं वो बताऊंगा, और उससे पहले मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए हुए हैं, इनको आप लाइक जरूर कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट वीडियोस एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओरिजिन्स के ऊपर हैं, वैदिक लिटरेचर और मौर्याज एडमिनिस्ट्रेशन, ये कुछ वीडियोस मैंने अभी पहले डाले हुए हैं, और बहुत लेंदी वीडियोस भी हैं, और उसमें डिटेल्स में मैंने सारी चीज़ों को समझाया है, और बहुत इजी फॉर्म में, डिटेल और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा आप लोगों को। तो उनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा आपको, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, इंडस वैली ओरिजिन्स और वैदिक लिटरेचर, उसके बाद मौर्याज एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट्स। ओके।